बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल आवाम का। नेटवर्क है GTV न्यूज़ और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं एक घर की दहलीज़ पर। ये घर ऐसा घर है कि जब मैं आपको अंदर लेके जाऊंगी, यकीनन इस खबर के हवाले से, जिस हवाले से हम यहाँ पर आए हैं, उस खबर का ताक़ुब करते हुए आपने सुन ली होगी और आप यकीनी तौर पे अंगश्ते बना रह गए होंगे ये ख़बर सुन के। हमारे माशरे में जो एक बीवी होती है, उसको कहा जाता है कि वो आपका सतर होती है। एक तरीके से आपको जो है, हर आपके अच्छे बुरे हालात में पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ जाए, लेकिन आपकी शरीक हयात कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। हमारे यहाँ पर यही परसेप्शन है, हम बचपन से यही सुनते आए हैं। लेकिन इसी माशरे में कुछ ऐसी काली भेड़ें ख़वातीन के रूप में हैं जो वफ़ादारी तो छोड़ें, उनको वफ़ादारी का वाव तक जो है ना वो मालूम नहीं है। एक ऐसी खबर मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ जो यकीनन आपने सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ख़ुद हमने इस न्यूज़ को ब्रेक किया GTV न्यूज़ ने तमाम चैनल्स के साथ। आपने सुन लिया होगा कि कराची में एक नौ बेहता जोड़ा जिसकी बहुत ही कम मुद्दत हुई थी शादी में, और एक खूबरू नौजवान जिसकी शादी एक दुआ रुस्तम नामी एक ख़ातून से शादी होती है, उनकी उस लड़की से शादी होती है। वो लड़की जो लियाकताबाद थाने में रिसेंटली जो थी वो अपॉइंटेड थी, यानी कि वो अहलकार के तौर पे वहाँ पे भर्ती हुई थी। बहुत ही कम दिन शादी के हुए थे, उसके बाद एक ऐसी खबर आती है जिस पर यकीन करना तकरीबन नामुमकिन था। वो खबर ये आती है कि एक खूबरू नौजवान जिसका नाम था हमज़ा वल ज़हूर, उसकी जो कुछ दिन पहले शादी होती है, वही नौबेयाता दुल्हन अपने ही दूल्हा को, जिससे उसकी शादी हुई होती है, अपने ही साबका शौहर के साथ मिलकर बहीमाना तरीके से कत्ल कर देती है। और इस वक्त मैं उसी शख्स जिसका नाम हमज़ा वल ज़हूर है, उसके घर के बाहर लियाकताबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसके घर वाले क्या कहते हैं, इस नौजवान के घर वाले क्या कहते हैं, आपने नौजवान की तस्वीर देखी होगी। इस वक्त मेरे प्रोग्राम में भी मुसलसल उस नौजवान की तस्वीर आप देख रहे होंगे। आप मुझे ये बताइए कि किसका दिल चाहेगा इतने जवान खूबसूरत किसी माँ बाप के बेटे, किसी बहन के भाई, किसी भाई के भाई के जो ख़ानदान का चिराग है, उसको इस तरीके से बहीमाना तरीके से मारना, किसको यकीन आएगा? ऐसे क्या महरक़ात हुए? इस वक्त इनकी जो फैमिली है, चूँकि वो ख़ातून भले बहुत कम वर्षा हुआ पुलिस में भर्ती हुए, लेकिन चूँकि पुलिस में भर्ती हो चुकी थी वो, इसकी इस चीज़ को लेकर इस केस के ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई असरअंदाज हो और क्रिमिनल जो है वो छूट जाए। वो दूसरा शख्स जो उसके साथी था वो कहाँ पर है? माँ बाप क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं? इस वक्त इन्हीं लोगों से बात करने के लिए, इनके घर वालों से बात करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ रहिएगा। नसीम अख्तर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, हमज़ा की वालदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो फ़र्ज़ी जुमला है, मुझे पता है कि मेरा कोई भी लफ्ज़ आपके दुख का मदावा नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि एक रस्म है, इस वजह से मैं पूरी कर देती हूँ। मेरे इदारे की तरफ से, मेरी तरफ से वाकई में हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत अफसोस है कि एक माँ ने, एक बाप ने, एक भाई ने अपना जो है वो अपना लख्ते जिगर खोया है। नसीम अख्तर साहिबा, आप मुझे ये बताइएगा, क्या दुआ के साथ हमज़ा की शादी आपकी मर्ज़ी से थी या उसने ख़ुद उसको पसंद किया था? नहीं, मेरी मर्ज़ी से उसकी शादी नहीं थी। मुझे तो है ना, शादी होने के बाद पता चला। उसकी शादी में हमज़ा ने जब उससे निकाह किया तो दुआ के घर वाले मौजूद हैं, उन्हीं की माँ है, उसी का भाई है, उसी की बहन है और सिर्फ मेरा बेटा है। और हमें बिल्कुल कतन वल्लाह आलम अल्लाह खुदा जानता है, मैंने अपना बच्चा खोया है। हम नहीं है उस शादी में। हम अगर होते हैं तो हम बड़े धूमधाम से अपने बेटे की शादी करते, पसंद करते हैं। जिस दिन ये रात को फांसी दे रही थी ना, उस दिन इस टाइम मेरे पास आया, बल्कि दिन के टाइम थे। उसने मुझे कहा, वो मुझे टॉर्चर कर रही है, आप मुझे 10,000 रुपये दे दें, मैं उसको दे दूँगा ले जाके। मैंने ये भी नहीं पूछा तू क्यों देगा, क्योंकि वो उसकी बीवी बन चुकी थी और मेरा जो फ़र्ज़ बनता था मैंने अपना अदा किया। फिर हुआ गया, एक अदीबा नाम की औरत रहती है, वो वाटर पंप पे गया, वहाँ उसने बनाई हुई है चश्मों की दुकान। वहाँ से उसको ऑर्डर मिल गया एकदम कि जो दुकान है तुम्हारी बनी हुई, उसी कारीगर से हम काम करवाना चाहते हैं, उसको बुलाओ। वहाँ वो गया, हमज़ा वहाँ गया। वो कहने लगे, यार लड़के को देख के नहीं लगता ये इतना अच्छा कारीगर है।
फिर वहाँ से वो अपने घर चला गया। मैंने 10:30 बजे रात के, वो सारा दिन जो पैसे लेकर गया ना यहाँ से, अल्लाह हाफिज़ कह के गया, उसके बाद मैं उठी ही नहीं चरपाई से, ऐसे जैसे मेरा दम निकला हुआ हो। फिर मैं ना 10:30 बजे उठी, मैंने इसे कॉल करी। अच्छा, कुछ दिन पहले इन दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ। सॉरी, मैं बीच में बताना भूल गई। इसने, मेरे बेटे ने अपना मोबाइल तोड़ दिया। 2 मोबाइल थे, दोनों के टुकड़े कर दिए। वो मोबाइल मेरे पास मौजूद है जो उसने अभी ख़रीदा था। कभी मेरे बेटे की सिम बंद नहीं हुई, मेरे बेटे का मोबाइल कॉन्टैक्ट सब ख़त्म हो गया। क्या आपने वो मोबाइल पुलिस को तफ्तीश के दौरान में दिए हैं? 2 उनके पास है, एक वो मेरे पास ही छोड़ गया था, जो नया जो उसने तोड़ा था ना, वो मेरे पास ही है। तो वो आपने अपने पास क्यों रखा हुआ है? आपको चाहिए कि वो भी दे दें? इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी होगा। वो तो लिया, अभी सिम अच्छा, लगा। अभी सिर्फ सिम लगाई और उसने तोड़ दिया। और उसने वो जैसे कहने लगा, दुआ मेरा मोबाइल देख, उसने देखने की बजाय उसने फेंक के मारा। उसने उठा के दीवार में फेंका, तो वो खड़ी होके, उसने मुझे खुद बताया उसी के सामने, मेरे बेटे ने, किया मम्मा इसने मेरे पीछे से लात मारी। तो कहने लगा कि मैं तेरा भी मोबाइल तोड़ूंगा। उसने कहा मेरा मोबाइल नहीं तुम तोड़ सकते, तो मैं तोड़ दूंगी मैं। हमजा ने क्या करा, अपना मोबाइल तोड़ के फेंक दिया। 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, मोबाइल की पिक्चर आई और मुझे कहने लगा मम्मा ये मुझसे तलाक मांग रही है, आप आ जाओ। मैंने कहा बीबी तेरे लिए तलाक लेना, निकाह करना कोई मजाक है? एक तो तूने मेरे कुआरे बच्चे को फंसाया, बिन बच्चों को बाप बनाया, अब तू तलाक मांग रही है, तेरा तरीका क्या है? मैंने कहा बात ये है कि ऊपर मेरे घर में मैं घर खाली करवाती हूँ, मेरी आंखों के सामने रहो। उसको ये बात भी खटक गई। उसने फिर वो आ गए, सुबह के टाइम उसको लेके आ गए। मैंने कहा लड़ाई तुम्हारी ख़त्म हुई? जी मम्मा ख़त्म हो गई। मैंने कहा कोई मसला मसाइल? अभी तुम्हारे दिन ही कितने हुए? अब हम निकाह की तैयारी में, उसमें गए, सॉरी, वलीमे की तैयारी में, कार्ड बट गए हर जगह, सब कुछ हो गया। रात को उसने मुझे 10:30 बजे फ़ोन करा, उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई। मैं नींद की गोलियां खाती हूँ, मैं मरीज़ हूँ, मेरा कमर का ऑपरेशन हुआ है, न्यूरो सर्जन का केस है मेरा। मैंने 4 से 5 गोलियां खाई, मुझे नींद नहीं आई। मैं ना उठ के उसकी मैक्सिसीनी शुरू कर दी। दिल मेरा बहुत घबरा रहा था। मैंने इनको उठाया कि तुम्हारा टाइम हो गया, आप उठ जाओ। ये तो खुद उठते हैं, मैं नहीं उठाती। मैंने उस ज़िंदगी में पहली बार इनको उठाया, उठा के ये काम पे चले गए और मैं यहाँ तकिया नीचे लगा के लेट गई। मोबाइल में कभी अपने पास नहीं रखती, मेरे सरारे मोबाइल रखा, एकदम बजा। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो वो रोते हुए, वो दुआ मुझे कहती है जल्दी आ जाओ, हमजा ने फांसी लगा ली। कितने बजे का टाइम था? कितने बजे का टाइम था ये? ये 7:30 या 7:15, 7:30 शाम या दिन? सुबह। नसीम अख्तर साहिबा, ज़रा सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि आपको और आपकी फैमिली को और ख़ासतौर पे आपके शौहर को वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर ये शक हुआ कि हमजा ने फांसी खुद नहीं लगाई बल्कि दुआ ने की? मैं बताती हूँ ना आपको, जब मेरे पास कॉल आई ना, मेरा बड़ा बेटा वहीं रहता है, मैंने चीख मारी, मेरी दोनों लड़कियां उठ के आई। मैंने अपने बेटे को फ़ोन करा, मैंने कहा जल्दी भाग। हमजा ने, वो दुआ का फ़ोन आया, हमजा ने फांसी लगा ली। क्यों लगा ली, कैसे लगा ली? मेरे बेटे का इतनी दूर घर है कि वो बनियान में बगैर चप्पल के भागता हुआ, मेरी बहू, मेरे पोता पोती सब आए, ऊपर आके देखते हैं वो नवाब की बच्ची बेड पे बैठी है और उसका हट्टा कट्टा भाई यूँ खड़ा है और दरवाज़ा बंद है। और दुआ की हालत कैसी थी? दुआ अपने दूसरे कमरे में बेड पे बैठी थी। मैंने कहा तूने क्या किया? मैंने यही कहा, मैंने कहा ये तूने क्या किया? कह रही मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा तूने कुछ नहीं किया? वो 3 बजे फांसी पे लटका है। मैंने कहा 3 बजे वो फांसी पे लटका तो तू क्या कर रही थी? कैसे लटका? अब मैंने जाके बाहर खड़े होके, मेरी बेटी ने सबसे पहले रोते पीटते, मेरे बेटे ने ये चीज़ मौजूद करी। उसका एक दोस्त भी पुलिस में है, वो भी आ गया, उसी के करीब रहता है। उसकी रस्सियों से यूँ हाथ बांधे हुए थे ऐसे कस के, उसके पैर भी बांधे हुए थे। हाँ, और मोजे 2, एक मोजा अंदर घुसेड़ रखा था मुंह में, एक मुंह के अंदर था, यानी कि यहाँ तक। और तशद्दुद के निशान सर में भी थे और 2, एक जैसे कहते हैं ना, एक पेचकस का चौकोर निशान, एक इसमें था एक इसमें था। और ये पैरों के नीचे भी डंडे के मारे हुए थे, यहाँ से भी छिला हुआ था। आटा था, पता नहीं पाउडर था क्या था।
और उसके कमरे की छत इतनी होगी जितनी ये मेरा बल्ब है, इतनी छत पे वो कुंडे पे लटका हुआ है और उसकी स्लिप ज़मीन से इतनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई पे वो लटका हुआ है। इतनी पतली डोरी है, ये दोनों डोरियां यूँ डाल के और उसके गले में लटका के उसको लटकाया हुआ था। उसके हाथ ऐसे हुए थे, अच्छा, शर्ट नहीं थी, पैंट थी, घड़ी भी हाथ में थी। आप तस्वीर देख लें, आप तस्वीर देख लें। मैं ये कहती हूँ मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसने इतनी गंदी औरत को अपना लिया, मैंने कबूल कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे को जो भी बड़े बैठे हैं, सिंध वजीर आला मुराद अली शाह, जो भी है, भाई मुझे मेरे बच्चे का इंसाफ दिलाओ। वो नफसियाती औरत है, वो उसके जिस्म पे देखिए आप, उसने इतने कट मारे हुए हैं। मैंने कहा, मुझे कहती है कि अम्मी मेरी इतनी आस्तीन बना देना। मैंने कहा क्यों? कह रही है कट नजर ना आए। मैंने कहा तू तो मैंने करेला भी नहीं छीलती, मैं ऐसा जैसे तूने अपने आप को छीला हुआ है। इतने उसके कट लगे हुए थे। इतने कट पहले, अच्छा, पहले ये के पॉइंट लगे हुए जरूर हैं, याद रखिएगा। पहले के लगे हुए थे। ठीक है, उस औरत को अब जो माहिर नफ्सियात होगा ना वो मेरी बात को समझ लेगा, इस पॉइंट को पिक कर लेगा फौरी तौर पे, या डॉक्टर होंगे ना वो पिक कर लेंगे फौरी तौर पे। इवन के पुलिस भी इन्वेस्टिगेट अगर करेंगे, अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये पॉइंट बहुत अहम है। वो ऑलरेडी औरत जो थी, वो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग और ख़ास तौर पे कुछ ख़वातीन वो अपने जिस्म पे कट के निशान लगाती हैं, और अमूमन जो होता है उसकी वजह जो होती है वो कोई और नहीं होती, उनकी कोई इस तरह की कोई वाबस्तगियाँ होती हैं, या फिर कोई इस तरह होता है जिसकी वजह से ना, और ये ख़ास किस्म का एक जहनी, आप समझ लें कि एक नफ्सियाती एक ये एक आप समझ लें कि आर्जा में बहुत, अगर मैं एक तहजीब याफ्ता लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो इसको मैं ये कहूँगी कि खुराफात, ऐसी जिनके दिमाग में खुराफात होती हैं, और ये खुराफाती जहन जो होता है उसके हामिल लोग वो अपने जिस्म पे इस तरीके से कट लगाते हैं। और सिर्फ उसके हाथों पे नहीं था, मुझे बताया गया उसने अपने गले पे भी मारने की कोशिश की। मतलब ऐसी एक नफ्सियाती औरत को पुलिस में भर्ती कर लिया जाता है। अगला तो मैं इस बात पे हैरान हो रही हूँ, उसको भर्ती करने से पहले आप कोई स्क्रूटनी वगैरह नहीं करते हैं आप पुलिस के अंदर उसके उसके उसका कोई माजी, उसका कोई, कम से कम अगर कोई आपके पास पुलिस में भर्ती हो रहा है, अल्लाह का वास्ता है, नफ्सियाती लोगों को तो आप इस तरीके से भर्ती नहीं करें ना। ये सिर्फ हमजा की बात नहीं है, हमजा तो इस दुनिया से गया। वो औरत अगर बाहर आ गई और ऐसी क्रिमिनल माइंडेड औरत बाहर आ गई, आप सोचिए कि वो पुलिस के अंदर है, तो सोचिए कि उसने बाहर जो है वो उसने इस तरीके से कितनी उसकी कहानियां ऐसी हो सकती हैं, माइट बी पॉसिबल। मैं छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, उनकी दादी से बात करेंगे और उसके वालिद साहब से बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। वो एक माँ जिसने अपना बच्चा खोया ना, वो जिस तरीके से तड़प रही है ना उस वक्त, आप यकीन करें कि मैं या तो प्रोग्राम कर सकती थी या मैं उस औरत को देख सकती थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान हूँ, और मेरे इंसान होने का तकाजा ये है कि मुझ पर ज़ाहिरी है कि किसी का आंसू, किसी की इस तरह की हालत असरअंदाज हो सकती है। तो मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। ज़हूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वालिद हैं हमज़ा के। ज़हूर साहब, ज़ाहिर है कि एक माँ से बात करने में और एक बाप से बात करने में, ज़ाहिर है एक मर्द और औरत से बात करने में ज़रा फ़र्क होता है। मैं वो सवाल जो आपकी वाइफ से नहीं कर सकी ना, मेरी हिम्मत नहीं हो सकी एक माँ से बात करने की, मैं आपसे करना चाहूँगी। प्लीज़ हौसला रखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। ज़हूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमज़ा की इत्तला दुआ नहीं आपको दी, इससे पहले कई दफ़ा आपकी वाइफ ने जिस तरीके से बताया कि दुआ का सिर्फ चंद हफ्ते बाद ही जो था वो हमज़ा से इख्तलाफ होना शुरू हो गया था, और यहाँ तक कि हाथापाई उसने बल्कि 2 मरतबा जो है वो उस पर हमज़ा को जो था उसने, बजाय ये कि इस केस में वाइफ जो थी यानी कि दुआ, इसने 2-3 दफ़ा हमज़ा को मरने से पहले, उसकी उस मौत से पहले हार्म किया, यानी कि उसके साथ मतलब मार पिटाई जो थी, यानी कि मार कुटाई जो थी वो हुई। उसके बाद आपको आती है एक वक्त में कॉल दुआ की कि हमज़ा जो है उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं पेश की माज़रत हूँ, मैं बाप से ये बात कर रही हूँ। उसके बाद आपने जब वहाँ पर गए, आपने मंजर क्या देखा? क्या आपको लग रहा था कि हमज़ा को अभी भी फांसी हुई हुई है, या आपको लग रहा था कि हमज़ा जो है उस पर तशद्दुद किया गया है? देखिए, आपकी वाइफ ने बताया कि उस पर तशद्दुद हुआ है, लेकिन एक माँ जो देखेगी ना वो एक अलग नज़र से देखेगी, लेकिन एक बाशऊर बाप होगा ना, होशमंद बाप, वो सही तरीके से मुझे बता सकता है कि आप वाकई में आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमज़ा के ऊपर उस वक्त तशद्दुद हुआ था? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। हाँ जी,
रही बात ये, सुबह मैं यहाँ से 6:45 काम पे से चला गया। 8 बजे जब ड्यूटी स्टार्ट होने लगी, मैं वो यूनिफॉर्म चेंज करने लगा तो फ़ौरन मेरी बेटी हिना का फ़ोन आता है कि अब्बू आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं तो ड्यूटी पे हूँ, जहाँ जाता हूँ। मैंने कहा आज कैसे फ़ोन आए। अब्बू फौरी तौर पे हमजा के घर पे पहुँचो और हमजा अब इस दुनिया में नहीं है। और अपने आप को और ये स्ट्रेट वे आपकी बेटी ने आपको ये बात बताई? स्टेट में मेरी बेटी ने बात की है वहाँ जाके। तो अब मैं ये कंडीशन सुनने के बाद एक बाप के अंदर क्या रहेगा उस वक्त। तो मैंने एक वर्कर को फौरी बोला ये बाइक चला और मुझे फौरी तौर पे पहुंचा। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ क्या देखता हूँ गली में ईदी छिपा की एम्बुलेंस खड़ी है, पुलिस मोबाइल खड़ी है, लोगों का हजूम नीचे लगाया, ऊपर कोई नहीं है। ऊपर सिर्फ ये मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची हैं और मेरा बड़ा बेटा है। जब मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो मैंने कहा क्या बात कहाँ। मेरा बेटा बोलता है देख लो अपने बेटे को। मैंने कहा क्या हुआ, इतने पुलिस भी है जाएंगे। किसने आपको बोला कि अपने बेटे को देख लो लटका हुआ? हाँ मेरे बड़े बेटे ने कि देख लो। इमरान ने? हाँ कि आप हमजा को ढूंढ रहे हो, देखो वो लटका है वो। मैंने कहा ये क्या करा तूने। मेरे मुँह से जो एक कहने लगा अब्बू खामोश हो जाओ, बिल्कुल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वो बेड पे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एक्टिव बैठी है, उसको कोई ज़रा भी उसको कोई एहसास नहीं था। हाँ जैसे अपने कोई रोना पीटना या इनके साथ चिपट के रोना या अपने आदमी को पहचान। अगर उसके आदमी ने उसके बकौल अगर फांसी लेने के वो बोल रही थी तो वो कोई बचाने की कोशिश करती। 2 मियाँ बीवी थे ना, वो मोहल्ले को कोई आवाज़ करती। वो पुलिस के अंदर खुद थी, 15 को क्यों नहीं बुलाया उसने। उसने जब 3-4 घर उसने बोला अब दिन निकल गया, उसने इतला हमारी वाइफ को क्यों करी। जब मैं वहाँ देखता हूँ पुलिस ने फ़ोटोग्राफरी की, सारी अपनी तमाम कार्रवाई करी, क्राइम सील को बुलाया उन्होंने, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी हॉस्पिटल। अब वो हॉस्पिटल में उन्होंने कहा जी आपको पोस्टमार्टम कराना है या छोटा कराना है। पहले तो कहने लगे छोटा पोस्टमार्टम कराओगे तो आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी। छोटा पोस्टमार्टम, बड़ा पोस्टमार्टम, ये कौन सी टर्म है? एक तो वो चीरा फाड़ी है, एक ऐसी जो है वाजे कर लेना मेडिकल साइंस से कि भाई वो तो इब्तदाई रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम नहीं होता। हाँ। तो वो कहने लगे हमने वो मेरा बेटा कहने लगा मुझे पोस्टमार्टम कराना है। सब मना करते रहे, उसने कहा मुझे पोस्टमार्टम कराना है। मेरा भाई गया है, फिर लोगों ने मेरे 5-6 आदमी ने बोला आप इजाज़त दे दें करा लें पोस्टमार्टम। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम बनेगा तो आपको डेथ सर्टिफिकेट देंगे, वरना डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, आपका केस नहीं बनेगा। वो कुछ भी रंग दे देंगे आगे जाकर के। तो 12 बजे तक हम हॉस्पिटल में रहे। 2 बजे हमारे को कहा जी आप थाने चलें और बॉडी को भेज दें एडी सेंटर। अब हम 2 बजे जाते हैं, हमें 4 बज जाते हैं कि हम बोलते हैं हम जब जाके देखते हैं दुआ जो है हिरासत में नहीं थी, वो इन्वेस्टिगेशन के कमरे में बैठी थी। मुबीना थाना जो उसका है, थाना मुबीना टाउन, मोमिनाबाद। मोमिनाबाद। हाँ जी, वो चेयर पे बैठी थी। तो मेरे बच्चों ने इससे सवाल अब्बू इसको लॉकअप क्यों नहीं करवाया आपने। क्या उस वक्त कोई पुलिस एहलकार उसके सामने मौजूद था? नहीं, वो लेडी कांस्टेबल बैठी थी, पुलिस एहलकार तो सारे फिर रहे थे अपनी बिल्डिंग। मतलब उसके अपेरेंटली ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसको किसी किस्म का कोई अफसोस है या कोई उसने कुछ खोया है, उसको भी अफसोस नहीं था। फिर उसको SHO के रूम में बुला लिया, हमें भी बुला लिया सामने जी। SHO साहब आ गए कि जी अब क्या। जब वो SHO साहब ने आए ना तो हमें उठा के उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कमरे में बिठा दिया और उस दुआ से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैंने बोला आपके पास रिपोर्ट आ गई, आपके पास पुलिस लेके आ गई है, वो उन्होंने बोल दिया ये मर्डर का केस है, आप मुझे FIR दें, मैं जाऊँ। मुझे और मामला देखने हैं। 6 घंटे मेरा बच्चा बग़ैर बर्फ़ खाने में, कोई कुछ नहीं सर्द खाने में, गर्मी इतनी है, वो लाश सड़ जाए कुछ हो जाए, मुझे और भी सारे इंतजाम करने हैं। बस आप 10-15 मिनट रुकें। बाहर में 10-15 मिनट के 2 घंटे वेट करके आया। मीडिया आई, मीडिया के तसलसल से काम होता रहा। तो मुझे कहता है जी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैं कैमरों से हर चीज़ से हर एंगल से कालू ये 302 का केस है, आसान नहीं है, आप थोड़ा सा सब्र करें।
मैंने कहा मुझे तमाम काम करने, रात हो गई, मुझे तो कब्र नहीं मिलेगी, मैं क्या करूँगा। कहने लगे आप ये मामला निपटाए हैं, आप नंबर ले जाएं हेड मॉडल का, आप 8 बजे आ जाना। तो ठीक 8 बजे हेड मॉडल का फ़ोन आता है। तो हम जब जाते हैं, वो SHO के कमरे में चेयर पे बैठी है। तो मुझे बोलने लगे कुछ बात करनी है आपने। मैंने बोला कोई बात बाकी नहीं है तो क्या करनी है, जो है आपके सामने रिपोर्ट आ गई, आप उसको मद्देनज़र रखते आप हमें FIR दे दें हमारी। मैंने कहा सोच लो। मैंने कहा हाँ जी सोच लो। कि जी कभी बात, मैंने कहा कोई नहीं, हमें FIR दे दें। उसने हेड मॉडल को बुलाया और कहने लगा इनको, उन्होंने जी रात को 10 बजे 10:15 बजे हमें ये रिपोर्ट दे दी है, FIR। ठीक है, तशद्दुद साबित हो गया उसमें। तशद्दुद साबित है जी, पूरे जिस्म पे निशान आते हैं। अच्छा, आप कैमरे में देख सकते हैं, पुलिस ने की फोटोग्राफरी में दे सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं आप, पोस्टमार्टम में देख सकते हैं आप, हर एंगल से देखते हैं क्योंकि उसका कमीज़ उतरा है ना। अच्छा, मुझे ज़हूर साहब ये बताइएगा कि चूँकि अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से दुआ जो थी वो एक पुलिस एहलकार थी, भर्ती हो चुकी थी वो। मुझे आप ये बताइएगा कि क्या पुलिस ने आपके साथ ताउन किया जबकि दुआ जो है वो ख़ुद पुलिस में थी? इसका आप मुझे सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि पुलिस इस वक्त आपके साथ, बावजूद इसके कि दुआ ख़ुद पुलिस का एक हिस्सा है, ताउन कर रही है आपके साथ? देखिए पुलिस का कहना तो ये है हम आपके साथ ताउन कर रहे हैं, देख कहना उनका यही है। बाकी पेशरफ्त अब आप खोज निकालें, आप इन्वेस्टिगेशन IO से, क्योंकि अभी तक हम IO नहीं मिले, हमें आज वहाँ नहीं बुलाया पेशी पे, उसका रिमांड लेके आ गए। हमें तो वो SHO साहब पूरी तसल्ली दे रहा है कि आप मुझे अल्लाह को जान देनी है, मेरा जो काम था, शहबाज यूसुफ की बात कर रहे हैं आप? मेरा जो काम था मैंने बिला झिझक, बिला किसी आपको तंग किए या आपसे कुछ डिमांड नहीं करी। इस मामले पे तो बहुत कुछ होता है, मैंने आपको FIR कर दी, अब मेरे हाथ दे दी। अब IO के मतलब आपसे कोई डिमांड नहीं की, इसमें तो बहुत कुछ होता है ऐसे केसेस के अंदर। क्या मुराद थी उनकी? कोई मतलब सोर्स वगैरह, पीछे से दबाव वगैरह, या कोई पाकिस्तान का निज़ाम है कि जहाँ पर पुलिस का ये पहला काम होना चाहिए कि फौरी तौर पे ऐसे केसेस के ऊपर बग़ैर प्रेशर लिए वो इन्वेस्टिगेशन करे, वहाँ पर एहसान झड़ा जा रहा होता है उस बाप के ऊपर, उस माँ के ऊपर कि शुक्र करें कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वरना इसके लिए तो सोर्स की ज़रूरत होती है। ये है आपका काला निज़ाम। इसका एक और सवाल, ब्रेक का वक्त आ रहा है, आखिरी सवाल। फ़हद यानी कि उसका जो साबका शौहर का इन्वॉल्व इस वाक़े में होना, आपको कैसे शक हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि वो तो वहाँ पे मौजूद नहीं था? देखें वो 4 दिन पहले यहाँ गली में आया था, यहाँ गली में नीचे मेरा बेटा उसको पसंद नहीं करता था। वो जब वो ड्यूटी पे होती थी, वो फ़हद आता था, बच्चों को चीज़ें दिलवाता था नीचे, अपने बच्चों को, बच्चे हमारी कस्टडी में थे ना, वो यहाँ छोड़ जाती थी क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिए थे ना। तो वो ड्यूटी पे चली जाती थी, शाम को आती थी, यहाँ से खाना वाना खा के अपने शौहर के साथ चली जाती थी घर पे। तो ये मेरे बेटे को पसंद नहीं था, उसने बोला जब तू मेरी हो गई तो उससे क्यों ताल्लुक़ किया। तो एक रोज़ ये मेरी बेटी रोड से हाल बुक करा के आए थे, दोनों बहन भाई, रास्ते में फ़ोन आ गया कि मुझे ड्यूटी से ले जाओ। तो ये बहन बोलती है भाई मुझे यहीं उतार दे, पहले भाभी को ले आओ तुम, मैं पैदल चली जाऊँगी अंदर बाइक से। वो जब अंदर लाए तो मेरी बेटी ने देखा कि वो फ़हद उससे कोई बातें कर रहा था। मेरी बेटी कहने लगी ज़रूर कुछ होने वाला है मामला। तो वो हिना की बात कर रहे हैं? जी हिना, तो यहाँ नीचे आके ये बता रहे हैं कि यहाँ बहुत झगड़ा होया, नीचे मोहल्ले वालों ने मामला कर कहा, उसने बोला मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अभी तक माँ और बाप दोनों की आपने बात सुनी है। अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे हिना, जो हमज़ा की बहन है। असल में हिना जो है, हिना जो थी उसने क्या देखा, उसने फ़हद को किस तरीके से इन लोगों को शक हुआ कि फ़हद जो उसका साबका शौहर है वो भी बीच में इन्वॉल्व है इस कत्ल में, क्या हुआ ये हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जानेंगे। लेकिन हिना, आप मुझे ये बताइएगा कि बार बार आपका नाम इस वजह से आ रहा है कि आप ही वो पहली शख्सियत थी इस घर की जिसको सबसे पहले मोबाइल में उस औरत के, उसकी माँ के और उसके वो जो थी तस्वीरें मिली थी।
और आप ही वो थी जिसको सबसे पहले ये चीज़ जो थी वो क्लिक की थी कि इसके मोबाइल में ये चीज़ें क्यों हैं, उस वक्त सबसे पहले आप ही ने ये बात की थी। हिना, ऐसा क्या हुआ था? आप मतलब इस पूरे, अगर हम इस A to Z हम अगर इस मामले को देखते हैं, हिना आपको कितने % इस बात पे यकीन है कि इस हमज़ा के कत्ल के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक औरत और उसका साबका शौहर है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि दुआ और फ़हाद को हम काफ़ी टाइम से जानते थे। फ़हाद जो है हमज़ा का बहुत पहले से बचपन से दोस्त था। जी। फ़हाद जो दुआ का साबका शौहर था, वो हमज़ा का बचपन से दोस्त था। ये चीज़ मैं जानना चाह रही ये शादी हमज़ा, मतलब जब हमज़ा का वो दोस्त था ना, ये शादी जब भी हुई थी, दुआ ने हम फ़हाद से भी भाग कर निकाह किया था। जब वो स्कूल टाइम पर थी, स्कूल में पढ़ती थी, उसने स्कूल से फ़रार होकर फ़हाद ने उससे भागकर आपस में शादी की थी, जिसकी वजह से फ़हाद के घर वालों ने दुआ को और फ़हाद को तस्लीम नहीं किया था। दुआ के घर वालों ने भी उसको तस्लीम नहीं किया था। इस सारे सिलसिले के बारे में हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हमज़ा का दोस्त था। ये सब कुछ मामलात उसने हमें बताए थे। फिर कई साल गुज़रते गए, आगे आगे वक्त गुज़रता गया। एक वक्त ऐसा आया कि हमज़ा ने अपने दोस्त को इस गली में अपने दूसरे दोस्त का घर रेंट पे दिलवाया, दुआ और फ़हाद को, एक हमदर्दी के तौर पे। जब इस गली में, हमारी ही गली में रेंट पे वो दोनों रहने आए, उनके तकरीबन 3 बच्चे हो चुके थे। तो हमज़ा जो है हमदर्दी के तौर पे उनके घर आता जाता था, क्योंकि उसके शौहर के माली हालात, उसका रोज़गार ठीक नहीं था। हमज़ा माशाल्लाह अच्छा कमाता था, कारपेंटर था मेरा भाई, कारपेंटर इंजीनियर था, दुनिया के सारे काम काज आते थे, लेकिन उसका प्रोफेशनल काम जो है इसका कारपेंटर का था, फर्नीचरिंग का था। तो अक्सर जैसे कि उसके बच्चों को कपड़े वगैरह दिलाना या घर में राशन देना, तो पहले कभी उसकी फिर दुआ की जो है छुप छुप के कॉलें आया करती थी हमज़ा के मोबाइल में। ये बात आपको कब पता चली थी? ये बात असल में वो मेरा जो छोटा भाई है हमज़ा, उसके मोबाइल का लॉस हो गया था, तो काफ़ी सालों से, तकरीबन पिछले 6 सालों से वो मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा था। तो जब वो यूज़ करता था तो रात में कभी कभार मैं ले लिया करती थी उसे चलाने के लिए, जैसे पिक्चर्स देख ली, कॉल मैसेजेस देख लिए, अक्सर वॉइस मैसेजेस पे दुआ की हमज़ा की बात होती थी। तो हमें पता चला ये हमज़ा का मर्डर, उस निकाह, और बल्कि निकाह जो है वो उस वाक़े के, जब ये चले गए थे यहाँ से और उसका जो था वो इन दोनों का पता चल गया था, हाँ, फ़हाद उसको लेकर चला गया था। इस जाने के और निकाह के दरमियान में कितने सालों का वक्त गया? तकरीबन कोई 2 साल का या 2.5 साल का, तकरीबन 2 साल का। ठीक। फिर अभी जब मेरी जो वालदा हैं, अभी जो रमज़ान से पहले शबरात की शान पर मेरी वालदा जो है मेरी बड़ी बहन के घर गई थी किसी काम के सिलसिले में, इन्होंने बुलाया था अम्मी को। तो घर में मैं और मेरी छोटी बहन और मेरे वालिद और हमज़ा थे घर में। तो तकरीबन घर की ज़िम्मेदारी मुझ पर थी सारी। मैंने इसकी एक्टिविटी देखी, इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं थी हमज़ा की। अब्बू हमारे जल्दी सो जाते थे क्योंकि सुबह 6 बजे ड्यूटी पे जाते थे। हमज़ा जो कि है वो रात को देर से घर पे आने लगा, कॉल्स पे बातें करने लगा हमसे छुपकर। मैंने 2-3 बार पूछा, हमज़ा किससे बात करते हो? तो कहता था कि मैं क्यों बताऊं। ईद के फ़ौरन बाद इसने कब हमसे छुप के निकाह किया, हमें बिल्कुल इल्म नहीं इस बारे में। हमारी नज़र में वो जॉब पे जाता था। अब मैं आ रही हूँ उस सवाल की तरफ जिसके लिए मैं चाहूँगी कि आप ज़रा थोड़ा सा हौसला दिखाइएगा, क्योंकि आप इंसाफ चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। कॉल आपको आती है या आपकी वालदा को आती है? आती है। उस वक्त जब आप वहाँ पर पहुँची हैं, मैं ज़ाहिर एक माँ से ये सवाल नहीं कर सकती, हिम्मत करके आपसे सवाल कर रही हूँ। आप जब गई हैं और हमज़ा की आपने लाश देखी, अपने भाई की लाश देखी, उस वक्त दुआ के पास जब आप गई हैं, दुआ का मतलब बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने का अंदाज़, उसके बैठने का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि उसको लगा हो कि उसको कोई शौक़ लगा है, या एक नॉर्मल उसने जो बिहेव किया था बिल्कुल? लेकिन फिर जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो मेरा भाई वहाँ मौजूद था। हाँ, मैंने कहा भाई कि हमज़ा कहाँ है? दरवाज़ा खोल के कहा कि ये रहा हमज़ा। जिस तरह हमने वो मंज़र देखा है, माँ बेटियाँ मछली की तरह तड़प रहे थे और दुआ बेड पे बैठी हुई थी। उसको कोई अफसोस नहीं था और उसका भाई हाथ बांध के खड़ा हुआ था। इमरान जो हमज़ा के भाई हैं, वो उस वक्त मेन मुद्दई वो शख्स था, सबसे पहले वो शख्स पहुंचा था। प्रोग्राम इससे पहले कि ख़त्म हो जाए, इमरान से बात करते हैं। इस वक्त इमरान हमज़ा का भाई मेरे साथ मौजूद है, जो कि मेन मुद्दई है इस केस के। इमरान, ये बताइएगा, जिस वक्त सबसे पहले
शख्स वो थे, आप थे, जो अपने भाई के एक कॉल के ऊपर, चूँकि आप करीब रहते थे, आप फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे। इमरान, ये लोग बाद में पहुँचे, आप पहले पहुँचे थे, देखा आपने क्या? अस्सलाम वालेकुम। मसला ये था कि 8 तारीख की सुबह 7:15 बजे मेरी वालदा का फ़ोन आया। मेरी वालदा को फ़ोन किया था दुआ रुस्तम ने कि भाई आपके बेटे ने फांसी लगा ली है, आके इसको देख लो। तो मेरी वालदा का फ़ोन आया तो मैं सो रहा था, मैं एकदम उठा हूँ। अचानक उठते ही मैंने बोला, हैं क्या कह रहे हो? कह रही है हाँ ऐसे ही बोला उसने। तो मैं उठा हूँ, उठ के बग़ैर चप्पलों के, बग़ैर शर्ट के मैं भागा हूँ वहाँ पर। जब मैं जाता हूँ तो घर का दरवाज़ा उसका खुला हुआ था, नीचे 1-2 अफराद थे, परचून की दुकान वगैरह वाले, और कोई भी नहीं था। जब मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर जाके देखता हूँ तो दुआ मैडम जो है वो बिल्कुल सुकून से अपने बेड पे बैठी हुई है, ऐसे जैसे कि नई नवेली दुल्हन दूसरे दिन सुबह उठ के नहा धो के नाश्ते के लिए बैठी होती है ना, कि मेरे लिए नाश्ता आएगा। तो मैं उससे पूछता हूँ कहाँ है हमदा? उसने मेरे को इशारे से बोला कि वहाँ है। मैं जब दूसरा कमरा खोलता हूँ, दरवाज़ा उसका खोलता हूँ, तो मेरा भाई मुझे हैंगिंग हुआ नज़र आता है। उसको मैं देख के चीखें मारता हूँ, चिल्लाता हूँ कि कोई मेरी हेल्प के लिए, मदद के लिए आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। जब मैंने उसको करीब से जाके देखा, उसके दोनों हाथ बांधे हुए हैं, उसके मुंह में सॉक्स दिए हुए हैं, उसके पेट पे तशद्दुद हुए हैं, छुरियों के निशान हैं, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, सही है। उसके मुंह के अंदर जो है जड़ तक सॉक्स बिठाए हुए, 2 सॉक्स उसके मुंह से बाहर आए। जब मैंने देखा कि ये मेरे भाई ने फांसी नहीं लगाई है, और मैं आपको 110% कह सकता हूँ कि मेरा भाई इतना बुज़दिल नहीं था। जब मैंने देखा कि भाई इसका कत्ल किया गया है, इसके साथ मर्डर हुआ है, तो मैंने उसी टाइम जो है 15 किए। 15 करके जैसे ही मैं पलटता हूँ तो छत की सीढ़ियों से दुआ रुस्तम का भाई जो है निकल के भाग रहा था। उसको मैंने उसी टाइम वहीं पकड़ा है, गिरवान से उसको मैंने पकड़ के 2-4 उसके लगा के मैंने उसको वॉशरूम की तरफ फेंका। उसके बाद मैंने 15 करी। मोमिनाबाद थाने की टीम आ गई थी, मोमिनाबाद थाने की टीम आई है। टीम आने के बाद उसी टाइम मेरी वालदा, मेरी बहनें भी पहुंच गई, मेरे वालिद साहब भी पहुंच गए। हमने 1 से 1.5 घंटे तक मज़ीद, और इतला मिलने के बाद मज़ीद और 1 से 1.5 घंटे तक अपने भाई को हैंगिंग में ही देखा है। फिर उसके बाद पुलिस कस्टडी के अंदर मैंने उन दोनों को दिया, दुआ रुस्तम को और उसके भाई को दिया। फिर उन्होंने हमारे को भेज दिया वहाँ पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए। मैं पोस्टमार्टम के लिए आ गया, मैंने पोस्टमार्टम वगैरह करवाया। सब कुछ करवाने के बाद मैं जब वहाँ जाता हूँ थाने में जाके देखता हूँ तो दुआ रुस्तम एसएचओ साहब के कमरे में बैठी हुई, बड़े प्रोटोकॉल से, सुकून से, कोई टेंशन नहीं है उनको, कोई फ्री टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं कर। एसएचओ साहब मौजूद थे? नहीं, उस वक्त एसएचओ साहब कमरे में मौजूद नहीं थे। जो बात सच होगी मैं वही बोलूँगा आपको। उस वक्त एसएचओ साहब कमरे में मौजूद नहीं थे। फिर थोड़ी देर बाद एसएचओ साहब आए। फिर मैंने बोला जी साहब, उन्होंने कहा भाई मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मालूमात कर रहा हूँ। उधर भी दुआ के ऊपर किसी किस्म का कोई सदमा नहीं था उसे? नहीं, उधर भी दुआ के ऊपर किसी किस्म का कोई भी सदमा नहीं था, ज़र्रा भर भी सदमा नहीं था। उसकी आंखों में एक आंसू नहीं थे, सही है। उसके बाद सर ने बोला कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। उन्होंने उसके मकान मालिक को भी बुलाया हुआ था, सबको बुलाया हुआ था, मालूमात कर रहे थे, वो छानबीन कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर जाके बोला, उन्होंने कहा भाई डीएसपी साहब अभी आ रहे हैं, तो मालूमात कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, उनसे बयान ले रहे हैं, आप अभी सब्र करो। फिर उसके बाद जब नहीं हुई कोई बात तो फिर आप जैसे भाई लोग आए, मीडिया वाले, उनको मैंने थोड़े बहुत सवाल जवाब करे तो उन्होंने जाके अंदर एसएचओ साहब से बात करी। फौरी तौर पे एसएचओ साहब ने फिर मुझे अंदर बुलाया, मेरे वालिद साहब को, कि भाई अभी 2 से 2.5 घंटे और लगेंगे, मैं कैमरे सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब मालूमात कर रहा हूँ, तहकीकात कर रहा हूँ। टीम आएगी, टीम इसके घर पे जाएगी, सब कुछ होगा। फिर उसके बाद मैं आपको फ़ोन करके बुला लूँगा, आप जब तक अपने घर के मामला देख के आ जाओ। उन्होंने हमें अपना नंबर दे दिया, हमने फ़ोन करा उनको, उन्होंने बोला ठीक है सही है आप आ जाओ। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने एफआईआर काटी है। उस टाइम पे भी दुआ रुस्तम जो है एसएचओ साहब के कमरे में बैठी हुई थी, कोई गिल्ट नहीं था कोई उसे? गिल्ट नहीं था। और उसका भाई जो है वो एडमोरर के कमरे में बैठा हुआ था। आज जब मैं गया हूँ, एसएचओ साहब ने आज मुझे फ़ोन करके बुलाया है, तो एसएचओ साहब ने मुझे ख़ुद ये बताया है कि भाई 110% ये कत्ल है, ये मर्डर है। और एसएचओ साहब ने मुझे बताया कि मैं तहकीकात कर रहा हूँ। मैंने उसको बिठा के पूछा भी है, और दुआ ने ये भी कबूलदारी की है कि वो साबका शौहर के साथ राब्ते में थी। जिस दिन हमजा के साथ ये वाक़या आया, उसी दिन फ़हाद जो है दुआ का साबका शौहर 2 से 2:30 बजे तक दुआ के पास था। वहाँ से वो उसको बच्चों को लेके बाहर चीज़ें वीज़ें दिलाने गया। 7 बजे वो उसके बच्चों को छोड़ के वापसी वहाँ गए। 2 बजे से 7 बजे तक साहब के शौहर इसके साथ था। दुआ ने ये बात कबूल की है, मेरे को एसएचओ साहब ने बताया। देखिए, प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ मैं ये बात करूँगी कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम पूरी नज़र रखेंगे कि किसी भी सूरत में इस इन्वेस्टिगेशन पर दुआ का जो
पुलिस एहलकार होने का डेजिग्नेशन है वो असरअंदाज ना हो और इसको पाया तकमील तक इस केस को पहुंचाया जाए। GTV देखते रहिएगा, हम लोग आपको मुसलसल इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। ये तो कंफर्म हो चुका है कि हमज़ा का कत्ल हुआ था। हमज़ा ने खुदकुशी नहीं की, खुदकुशी का रंग देने की उसकी वाइफ ने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन ये साबित हो गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है कि हमज़ा का मर्डर हुआ था। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, नॉट द केस ऑफ सुसाइड। तो अब सारी नज़रें जो है ना वो हैं अब IG सिंध, DIG और जितने भी आला हुकाम है पुलिस के, इस केस को हाई प्रोफाइल बना दिया जाए और फिल फॉर इसका जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कलेजा फटा हुआ है उस औरत का जो उसकी माँ है, कलेजा फटा हुआ है इसकी बहनों का, जो रोज़ 2 मिनट बाद हर कोई जो है ना, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ कैमरे के साथ बात कर रही हूँ, सामने बात कर रही हूँ, उधर कभी उसकी माँ बेहोश हो रही है, कभी उसकी बहनें बेहोश हो रही हैं। ये दोबारा ऐसा कोई वाकया, कोई और विक्टिम ऐसा ना बने। इन्वेस्टिगेशन बड़ी तेज़ी के साथ कीजिएगा और बहुत शफाफ अंदाज में कीजिएगा। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।